अस्सलाम वालेकुम साथियों, हैरान परेशान कर देने वाली ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसको उसके महबूब ने उसकी शक्ल देखकर ठुकरा दिया। पर क्यों? सोशल मीडिया से जुड़ी हुई ये एक नई और सच्ची कहानी है, इसलिए मिस मत कीजिएगा। शेयर करते ही सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल सईदा वॉइस को और उसके साथ बेल आइकन को दबाइए। जब से अरशद ने मेरी फेसबुक आईडी बनाई थी, मैं तो किसी और दुनिया का बंदा हो गया था। यहाँ पर यह बात काबिल गौर है कि मुझे फेसबुक यूज़ नहीं करना आता था, क्योंकि मैं इन चीज़ों में और इन झमेलों में कभी पड़ा ही नहीं। वो तो शौक इस तरह उठा कि जब मैं ऑफिस पहुंचता तो मेरे साथी वर्कर्स फेसबुक की बात कर रहे होते और उनको देखकर मेरे अंदर भी ये शौक पैदा हो गया। बहरहाल अरशद ने आईडी तो बना दी थी और डीपी पर एक बहुत ही खूबसूरत अदाकार की तस्वीर भी लगा दी। अब मुझे इंतज़ार था एक अजनबी दोस्त का। बिलाखिर एक रोज़ ऑफिस आने के बाद जब मैं आईडी को खोलकर बैठा तो पता चला कि एक नौशीन नाम की लड़की ने फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी है, जिसको मैंने फ़ौरन कबूल कर लिया। मगर वो लड़की फ़िलहाल दस्तयाब न थी, अलबत्ता उसकी शेयर की गई चीज़ें मौजूद थीं। उनमें ख़ास तौर पर शेर थे जिनका इंतखाब इंतहाई अच्छा था और मेरे मिजाज से बहुत ही मिलता जुलता था। ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई। उन पर मैंने कमेंट्स भी दिए जो कि सब के सब तारीफ़ ही थी। तारीफ़ ही ऐसी कि मैंने आसमान से उस तारीफ़ को मिला दिया था, क्योंकि ये बात तो मैं बखूबी जानता था कि तारीफ़ लड़कियों की कमज़ोरी होती है और वो उसकी भूखी होती हैं। मैं दोस्ती सिर्फ लड़कियों से ही करना चाहता था और हाथ आई लड़की को खोना बिल्कुल नहीं चाहता था। अगले रोज़ उसने भी मेरी शेयर की गई चीज़ों, ख़ास तौर पर मेरी शेर और शायरी को पसंद किया और दिन गुजरते रहे। मगर डायरेक्ट बात अभी भी नहीं हुई थी, क्योंकि जब मैं ऑनलाइन होता वो मौजूद न होती और इस तरह उसके साथ भी होता कि जब वो ऑनलाइन होती तो मैं उस वक्त इत्तेफाक से मौजूद न होता। इंतज़ार अब भी था और उसमें दिन ब दिन शिद्दत आती जा रही थी। आखिरकार एक दिन दौरान ड्यूटी वो ऑनलाइन हो ही गई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू की जाए। मैंने झिझकते हुए उसको सलाम किया, जिसका उसने फौरी जवाब दिया। मेरी जान में जान आई। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ने लगी और फिर शर्म व हया जाती रही। मैं उसके इंतखाब की तारीफ़ करता रहा और फिर उसकी जहानत की, जिसमें तरह तरह के अनोखे ख्यालात आते थे और वो उन सबको शेयर करती थी। थोड़ी बहुत गुफ्तगू के बाद पता चला कि ये सब शेयर खुद उसके अपने हैं। ये पढ़कर और अच्छा लगा कि नौशीन तकरीबन मेरी हम मिजाज और आइडियल है। जैसी लड़की मैं अपनी ज़िंदगी की साथी बनाना चाहता था वो बिल्कुल वैसी ही है। और फिर वक्त आया एक दूसरे के बारे में जानने का। नौशीन ने बताया कि वो भी एक ऑफिस में मुलाजिम है, दिन को वहाँ पर ड्यूटी करती है, जबकि घर में उसका एक शादीशुदा भाई, उसकी बीवी और उनके 2 छोटे बच्चे हैं। माँ बाप का कुछ अरसे पहले इंतकाल हो चुका है। अब वो अपने भाई और भाभी के साथ रहती है। भाभी वैसे तो उसे पसंद नहीं करती, मगर वो कहती कि मेरे नौकरी करने की वजह से बर्दाश्त करती है, क्योंकि घर का काफ़ी हद तक खर्चा मैं भी उठाती हूँ। घर पर भाई ने इंटरनेट केबल लगवाई हुई है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं, जबकि रात को मैं भी उससे फ़ायदा उठा लेती हूँ और अपनी चीज़ें लोगों से शेयर कर लेती हूँ। आज तबीयत की खराबी के बाइस ऑफिस न जा सकी, घर पर बोर हो रही थी तो सोचा ऑनलाइन ही हुआ जाए। मेरी कहानी भी उससे मुख्तलिफ न थी। मेरे भी वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। वालिदैन के छोड़े हुए मकान में अकेला रहता था। दूर परे के चचा चची, खाला खालू थे जिनसे मिलना जुलना तकरीबन ख़त्म हो चुका था। एक मैं था और मेरी तन्हाई। मैं एक अच्छे ऑफिस में काफ़ी अच्छी तनख्वाह पर मुलाजिम था। गुफ्तगू चलती रही जिसमें एक दूसरे को मज़ीद जानने का मौका मिला और बिलाखिर मेरा ड्यूटी टाइम ख़त्म हो गया। मैंने नौशीन से पूछा कि अब हमारी गुफ्तगू कैसे होगी। उसने कहा रात में ही हो सकती है, दिन में तो मैं ऑफिस में होती हूँ। और फिर उसको अल्लाह हाफिज़ कहकर मैं घर आ गया। घर आने के बाद उसके बारे में सोचता रहा। सारा दिन होने वाली बातें जहन में गर्दिश करने लगीं और फिर मैं नौशीन के सरापे के बारे में सोच रहा था कि वो कैसी होगी। बातें तो दिलचस्प करती है, देखने में भी बहुत हसीन और जमील लाजवाब होगी। बड़ी बड़ी आंखें होंगी, सुर्ख और सफ़ेद रंग होगा, हिरनी की तरह बल खाके चलती होगी। मैं तो बदसूरत हूँ। अगर मेरी और उसकी दोस्ती हो गई तो क्या वो करीबी ताल्लुक़ में बदल जाएगी? क्या वो मुझे भी पसंद करने लगेगी? मगर दिल ने कहा अभी इतनी जल्दी भी क्या है, पहले उसको अपनी बातों का नशा चखाओ, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। ये ना हो कि वो बदजन हो जाए, क्योंकि लड़कियां इस तरह के लड़कों को हरगिज़ पसंद नहीं करती। नौशीन ने भी अपनी आईडी पर मेरी तरह फ़ोटो नहीं लगाई थी।
जिस ने मेरे तजस्सुस और शौक को और बढ़ावा दिया, हवा दी। वैसे भी लड़कियां अपनी फ़ोटो इस तरह आम करने को अच्छा नहीं समझती, ये बात मैं जानता हूँ। जैसे तैसे रात गुजरी, सुबह ऑफिस पहुंचा, सब काम खत्म करने के बाद सीट पर बैठते ही ऑनलाइन हो गया। दिल में यह ख्याल था कि शायद नौशीन आज ऑफिस न गई हो और नेट पर मौजूद हो, मगर नौशीन आज मौजूद न थी। दिल ने कहा कल भी तो 12 बजे तक ऑनलाइन हुई थी, अभी तो 10:30 ही हुए हैं, कुछ और इंतज़ार कर लेते हैं। बाकी सारा दिन इंतज़ार में गुजर गया, मगर वो न आई। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। उसने कुछ चीज़ें शेयर की थीं, उनकी तारीफ की, मगर दिल को तसल्ली तो बात करने से होती थी, जो कि हो नहीं पा रही थी। जहन सारा दिन और रात गए तक उसके बारे में ही सोचता रहता, मगर सिर्फ सोचने से क्या होता है, अब अमली तौर पर कुछ करना था। और फिर मैंने घर में भी कंप्यूटर रखने का फैसला कर लिया ताकि रात में नौशीन के ऑनलाइन होने पर उससे गुफ्तगू की जाए। इस बार भी अरशद ही काम आया। उसने एक दुकान से अच्छी हालत का कंप्यूटर खरीद लिया और उसी ने घर जाकर सेट भी कर दिया। अब मैं अपनी आईडी खोलकर बैठ गया, मगर ये क्या, वो सारी रात ना आई, जबकि सारी रात उसी के इंतजार में रहा। नौशीन को क्या पता था कि मैं उससे बात करने के लिए किस कदर बेचैन और बेकरार हूँ, मगर ये बात उसको बताता भी तो कैसे बताता, वो राब्ते में होती तभी बात थी ना। अगले दिन ऑफिस पहुंचा तो रात की नींद का नशा और खुमार था, तबीयत में भी चिड़चिड़ापन था, जिसको दोस्तों ने भी महसूस किया। 2 रोज इसी तरह गुजर गए। बिलाखिर तीसरे दिन नौशीन ऑनलाइन हो ही गई। दिल था कि खुशी से नाच रहा था। दिल को कंट्रोल किया और हिम्मत करके उससे बातचीत शुरू की कि कहीं वो चली ही न जाए। एक दूसरे से सलाम दुआ और हालचाल पूछने के बाद बातों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चल निकला। नौशीन ने रात को मेरे ऑनलाइन होने के बारे में पूछा तो मैंने उसको बता दिया कि मैं काफ़ी अरसे से घर पर कंप्यूटर रखने के बारे में सोच रहा था, सो अब ले लिया है। अब मैं रात को भी दोस्तों से राब्ते में रहूँगा। इस बात पर नौशीन भी खुश हुई, क्योंकि उसको भी अपना हम ख्याल मिल गया था। अब हम हर रोज़ एक दूसरे से बातें करने लगे। उन सब बातों के बाद तो मैं नौशीन की तरफ खिंचता ही चला गया। मुझे ये महसूस होने लगा कि अब वो भी मुझसे बात किए बिना नहीं रह पाती। एक दूसरे से मोबाइल नंबर का भी तबादला हो गया था। अब तो जब हम दोनों में से कोई फ्री रहता, दूसरे को फ़ोन मिलाकर बैठ जाता। बातें थीं कि घंटों ख़त्म ना होती। दोनों ही हर मौजू पर बिला थकान बोलते। उसके ख्याली सरापे की तरह उसकी आवाज़ भी बड़ी दिलनशी और बहुत ही खूबसूरत थी, जो कि कानों में रस घोलती थी, और मैं खुद को दूसरे ऑफिस के साथियों की निस्बत आला समझने लगा, कि जो कि मेरे हिसाब से अभी सिर्फ झकी मार रहे थे, जबकि मैं मंजिल से सिर्फ 2 कदम के फासले पर था। मैं ना सिर्फ एक नौजवान लड़की से दोस्ती कर चुका था, बल्कि उस लड़की को अपना दीवाना भी बना चुका था। इन सब बातों के बावजूद हमने एक दूसरे को नहीं देखा था। बजरिया नेट भी एक दूसरे को फ़ोटो नहीं भेजी थी। तजस्सुस था कि हदों को छू रहा था, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हम दोनों ही दिन में सारे ही जहाँ की बातें करते, मगर मिलने वाली बात न जाने क्यों गोल कर जाते। मैं तो खैर अपनी शक्ल के बाइस ऐसा करने से कतराता था, मगर वो न जाने क्यों इस बात पर आती ही नहीं थी, या फिर लड़की होने की वजह से वो चाहती थी कि एक दूसरे को देखने का मुतालबा पहले मैं करूं। हमारे ख्यालात एक दूसरे से इस कदर मिलते थे कि अगर हम एक दूसरे को अपना आइडियल कहते तो कोई गलत बात ना होती, बेजा ना होता। दिन गुजरते रहे। इस दौरान में मैंने मोहब्बत के इजहार को भी उसके सामने पेश कर दिया। बहुत ही इज्जत और एहतराम से मोहब्बत का इजहार किया, जिसको शर्फ़ कबूलियत भी मिल गई। कई वादे भी कर लिए, और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि हम दोनों ने मिलने का फैसला भी कर लिया। तय ये पाया कि छुट्टी वाले दिन मिलते हैं और किसी अच्छे से होटल में शाम का खाना खाते हैं। फ़ोन पर ही होटल और मिलने का वक्त मुकर्रर हो गया। अब मुझे अगर इंतज़ार था तो सिर्फ और सिर्फ छुट्टी वाले दिन का, जिस दिन मैं अपने सपनों में बसी उस सुंदर नारी का दीदार करता, जिसके बारे में कई दिन और कई रातें सिर्फ और सिर्फ सोचते हुए गुजार दी थी। छुट्टी वाले दिन मैंने खास एहतमाम किया। एक अदद नया सूट खरीदा, जिस पर महंगा परफ्यूम कई बार छिड़का, और शेव करने के बाद मोटरसाइकिल लेकर निकल पड़ा। शक्ल को लेकर दिल में वसवसे भी थे, मगर दिमाग कहता था कि लड़की अब कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि वो गोटे गोटे मेरे इश्क में डूब चुकी है, पूरी की पूरी मेरे इश्क में नहा चुकी है। आज नौशीन ने कहा था कि वो हल्का सुर्ख रंग का सूट पहनकर आएगी। फिर क्या था जनाब, सोचे थी और बेचैनी थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। आप सब तो समझ रहे होंगे ना। उन्हीं सोचों में गुम मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां पर हमें मिलना था, और तवील बेकरारी को करार आ जाना था। उस हसीन नाजरीन ने
دل پر بجلیاں گرانی تھی اور مجھے اس کی خوشبو سے مہک مہک جانا تھا۔ آخرکار وہ وقت آ ہی گیا۔ چوک پر ایک ٹیکسی آ کر رکی، اس میں سے ایک لڑکی اتری، مگر جو لڑکی ٹیکسی سے اتری وہ کوئی حسینہ عالم نہیں تھی، بے ڈول سا جسم تھا، کہیں سے بہت زیادہ موٹا اور کہیں سے عجیب طرح کا، چہرہ بھی نہ تو چند آفتاب تھا اور نہ ہی چند ماہتاب، گول اور سنجیدہ، جبکہ اس چہرے پر ایک موٹے عدسے والی نظر کی اینک رکھی تھی۔ دل نے کہا یہ وہ نہیں ہو سکتی جو میرے جسم و جاں پر حکومت کرتی ہے۔ پھر دماغ نے کہا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس نے کپڑے کیوں ہلکے لال رنگ کے پہنے ہوئے ہیں؟ نوشین بھی ٹیکسی والے کو فارغ کرنے کے بعد میری طرف اجنبی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے بھی سپنے ٹوٹ کر ہوا میں بکھر گئے ہوں۔ میں تھکے ہوئے قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور بے دلی سے پوچھا کیا آپ نوشین ہیں؟ اس نے بھی کہا ہاں۔ میرے سپنوں کا محل زمین بوس ہو چکا تھا۔ اس کو بھی مجھ سے مل کر لگتا تھا کہ دکھ ہوا ہے، مگر میرا دکھ اس سے لاکھ درجے زیادہ تھا، کیونکہ میں خود کو بدصورت سمجھتا تھا۔ مگر اب ایسا بھی نہیں تھا کہ کسی ایسی ویسی سے شادی کر لیتا، کم از کم اب نوشین سے تو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے جذبات نہ جانے کہاں چلے گئے جو اس کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اب مجھے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا اور میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں نے نوشین سے ملنے کا اصرار کیا۔ اگر ایسا نہ کرتا تو زندگی کتنی اچھی گزر رہی تھی۔ لگتا تھا ایک حسین سپنا ہے جو ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اب مجھے حقیقی دنیا میں آ جانا چاہیے۔ میں خاموش تھا، وہ بھی خاموش تھی۔ میں نے اس کو موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ بھی چپ چاپ بیٹھ گئی۔ ہم ہوٹل پر پہنچے اور ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئے۔ میں نے ویٹر کو کھانا لانے کو کہا۔ وہ جو ہم نیٹ پر اور فون پر گھنٹوں باتیں کرتے تھے، آج نہ جانے کیوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونے پر بھی خاموش تھے۔ میری طرح وہ بھی شاید اس ملاقات کو جلد ختم کرنا چاہتی تھی۔ ہم نے جلدی جلدی کھانا کھایا، نہ اس نے میری تعریف کی اور نہ ہی میں نے۔ کھانا بھی اچھا نہ لگا، یا پھر شاید ذائقے کا راستہ بھی دل سے ہو کر گزرتا ہے، جو کہ فی الحال مرجھایا ہوا تھا۔ کھانے کے بعد اس نے کہا میں اب چلتی ہوں۔ میں نے کہا آئے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ بولی نہیں، میں ٹیکسی سے ہی چلی جاؤں گی، اور پھر وہ چلی گئی۔ میں گمسم سا بیٹھا رہا اور پھر میں بھی ہارے ہوئے جواری کی طرح گھر واپس آ گیا۔ موبائل اور لائٹس بند کی، بستر پر لیٹ گیا، بار بار خود کو کوستا رہا اور سوچتا رہا کہ میں شکل و صورت سے برا ہوں، مگر اتنا بھی نہیں کہ کوئی اور ڈھونڈ لے۔ اب طریقہ واردات تو پتہ ہی چل گیا ہے، مگر دل تھا کہ اس کو آرام نہیں آ رہا تھا، آنکھیں تھیں کہ اس سے نیند کوسوں دور تھی۔ ساری رات اسی طرح گزر گئی۔ اگلے دن سر بہت بھاری ہو رہا تھا اور آفس جانے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ آفس فون کر کے چھٹی کی اطلاع دی اور پھر اندھیرے کمرے میں بستر پر گر گیا۔ 2 روز تک آفس جانے کی ہمت نہ ہو سکی۔ تیسرے دن آفس پہنچا، ساتھی ورکروں نے وجہ پوچھی تو طبیعت کی خرابی کا کہہ کر ٹال دیا۔ اب ان کو میں کیا بتاتا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ اگر بتا دیتا تو وہ میرے دکھ میں شریک ہونے کی بجائے میرا مذاق بناتے۔ اب میں تھا، آفس تھا، گھر اور نہ ختم ہونے والی سوچیں۔ بار بار نوشین سے فون پر کی گئی باتیں یاد آتی اور ان باتوں سے جڑی حسین یادوں میں کھو جاتا۔ لاکھ کوشش کرتا کہ وہ دل و دماغ سے نکل جائے، مگر میرا آئیڈیلزم میرے سامنے آ جاتا۔ نوشین کی سبھی باتیں، خیالات اور شعر و شاعری اچھی تھی۔ میں شکل کو لے کر اتنا جذباتی کیوں ہو رہا تھا؟ میں بھی کوئی ہیرو تو تھا نہیں کہ مجھے اس کا آنا، اس کو دیکھنا اتنا برا لگا۔ مجھے اس کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے تھا اور نوشین جیسی حسین سوچ والی لڑکی کو ہی اپنا شریک حیات بنانا چاہیے۔ یہی سوچا میں نے۔ تقریباً 1 ماہ کے بعد میں پھر سے نوشین کے شہر میں گرفتار ہو چکا تھا اور دل نے کہا کہ اس کو فون کر کے سوری کیا جائے اور پھر نوشین سے خوب لڑا جائے کہ اگر میں نے اس سے رابطہ نہیں کیا تو اس کو تو مجھ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ فون ملایا تو پتہ چلا کہ اس کا فون بند ہے۔ پھر ملایا مگر جواب ایک ہی موصول ہوتا رہا۔ نیٹ پر چیک کیا تو پتہ لگا کہ نوشین نے گزشتہ 1 ماہ سے نیٹ پر کچھ بھی نیا شیئر نہیں کیا۔ اب میری حالت بن پانی کے مچھلی جیسی ہونے لگی۔ کبھی موبائل سے نوشین کا نمبر ڈائل کرتا اور کبھی نیٹ پر چیک کرتا۔ دونوں پر میں نے اس کے لیے میسج چھوڑا کہ جیسے ہی اس کو ملے مجھ سے رابطہ کرے، مگر دوسری طرف سے اکثر خاموشی تھی۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے، بے قراری بڑھتی رہی۔ اس دوران انٹرنیٹ پر کچھ نئے دوست بنے جن میں کچھ لڑکیاں بھی تھیں، ان سے باتیں بھی کی، مگر یا تو وہ بہت جلد بور ہو جاتی یا پھر مجھے چپ لگ جاتی اور میں سب کچھ بند کر دیتا۔ آہستہ آہستہ نوشین سے رابطے کی امید ختم ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ میں نے نہ تو اس کے گھر کا پتہ لیا تھا اور نہ ہی یہ معلوم تھا کہ وہ کہاں کام کرتی ہے۔ بیوقوف جو تھا،
अगर अब रब्ता करना था तो सिर्फ और सिर्फ नौशीन को ही करना था। मजीद 4 माह यूं ही गुजर गए और एक दिन अचानक उसका फ़ोन आ गया। मैंने कांपते होठों से कहा, हेलो। उसने भी हेलो कहा। कुछ देर खामोशी रही, फिर मैंने कहा, नौशीन तुम कहाँ चली गई थी? कोई राब्ता नहीं। तुम्हें पता है कि मैं इतने अरसे में किस कर्ब और अजियत से गुजरा हूँ। तुम्हारी यादें थीं कि मुझे सोने नहीं देती थी। तुम्हें मेरा ज़रा ख्याल नहीं आया? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? अगर हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। खुदारा मुझे माफ़ कर दो। मैं मुसलसल बोलता रहा और नौशीन से बच्चों की तरह माफ़ी मांगता रहा। मेरे खामोश होने पर वो बोली, तुमने भी तो उस रोज़ से मुलाकात के बाद मुझसे रब्ता नहीं किया। मैंने घर आने के बाद तुम्हारा नंबर मिलाया मगर वो बन जा रहा था। मैं जानती हूँ कि मैं शक्लो सूरत की और जिसामत की अच्छी नहीं हूँ, मगर हमारा और भी तो ताल्लुक था। हमने एक दूसरे से वादे किए थे, मोहब्बत का इकरार किया था। उस रोज़ में तुमसे मिलते वक्त बहुत डरी हुई थी कि कहीं तुम हुस्न परस्त ना हो, मगर ऐसा ही हुआ। तुम्हारे उस रवैये की वजह से मैं जल्दी उठकर चली आई। तुमने भी नहीं रोका। उस दिन के बाद मैंने कई रोज़ तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार किया, फिर बिलाखिर गुस्से में अपनी सिम बंद कर दी। ये सब सुनने के बाद मैंने कहा, मैं अपनी गलती मानता हूँ और तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और कहता हूँ कि सब कुछ वैसा ही कर दो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नौशीन बोली, नहीं ज़ुबैर, अब ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और यही बात बताने के लिए मैंने तुमसे राब्ता किया है कि मैं किसी और से शादी कर रही हूँ। ये सुनना था कि मेरे कान साए साए करने लगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कह रही है। काफ़ी देर के बाद खुद पर कंट्रोल करके नौशीन से पूछा कि कौन है वो? वो बोली, हमारे ऑफिस के मैनेजर साहब हैं। उनकी 1 साल पहले इंतहाई खूबसूरत लड़की से शादी हुई थी। वैसे तो वो खुद भी बहुत स्मार्ट हैं, मगर उनकी बीवी किसी और के लिए उनको छोड़कर चली गई और तलाक ले ली। मैनेजर साहब को बहुत बुरी ठोकर लगी और वो बहुत उदास रहने लगे। फिर एक दिन उन्होंने अचानक मुझे शादी की ऑफ़र कर दी। मैंने उनसे कहा, आप इस कदर हैंडसम और माली लिहाज से महफूज हैं, मजबूत हैं, तो फिर मुझसे ही क्यों शादी करना चाहते हैं, जबकि मैं आपके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती? तो उन्होंने कहा, खूबसूरती शक्लों में नहीं होती बल्कि दिल में होती है, और तुम दिल की बहुत अच्छी हो, इस वजह से मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं उनकी उस वालिहाना मोहब्बत के आगे हार गई। औरतें तो वैसे ही मोहब्बत करने वाला शौहर ढूंढती हैं, जो कि मुझे बगैर ढूंढे ही मिल गया, और कुछ अरसे के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। ये सब सुनकर मैं जिस कदर रो सकता था रोया और ख़ुद को खूब बुरा भला कहा कि एक आइडियल लड़की को छोड़ दिया। नौशीन का वो आखिरी जुमला मुझे आज भी याद है, जो उसने मेरे मुंह पर मारा था कि ज़ुबैर, अब तुमको पता ही चल गया है कि मेरी अनकरीब शादी होने वाली है, अब तेरा क्या बनेगा कालिया। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैं दिल में पछता रहा था कि सच में मेरे पास भी तो कोई शक्लो सूरत नहीं थी। फिर उस लड़की को देखकर मैं इतना क्यों हैरान और परेशान हुआ? सच में मैं हुस्न परस्त ही था, जो मैंने उसकी खूबियों को भुला दिया, और अल्लाह ताला ने उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा इंसान भेज दिया।